आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके कपूर और ये समस्त सम्मानित मंच, मेरे यहाँ पर बैठे हुए सभी संकाय सदस्य कुलीग और बहुत सारी संख्या में जो मेरे सामने मेरी कॉलेज की इतनी ऊर्जावान छात्राएं हैं, वो भी। यह जो कार्यक्रम है, ये बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर आर्यन माथुर की इनिशिएटिव ना होती तो शायद हम ये कल्पना नहीं कर पाते। और अगर हमारे यहाँ की जो डॉक्टर रजनी मीना है और विशेषकर डॉक्टर ललिता शर्मा हैं, आशा जी हैं, ये जो पूरी महिला प्रकोष्ठ की जो टीम है, ये इसका मुझे जो परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, मुझे इस कार्यक्रम का इस तरह से इस रूप को देख करके मेरे भीतर से जो आह्लाद उत्पन्न हो रहा है, वो मैं अभिव्यक्त भी नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। ये कार्यक्रम इंटरेक्टिव कार्यक्रम है। हमारे बीच इतनी महान डॉक्टर्स यहाँ पर विराजी हुई हैं और ये बच्चियों के लिए ऐसा अवसर जो प्रदान हुआ है आज की तारीख में इस महिला प्रकोष्ठ की तरफ से, मैं महिला प्रकोष्ठ का धन्यवाद देने के साथ साथ मैं स्वागत और अभिनंदन आप सभी का करती हूँ, क्योंकि आप सब जो यहाँ पर विराजे हुए हैं इन बच्चियों के लिए प्रेरणा स्वरूप है। So you are going to inspire each and every student of our college and even all of us, क्योंकि जो मेडिकल लाइन में चले जाते हैं वह उनके लिए मेरे मन में और रिगार्ड हो जाता है, क्योंकि मैं साइंस में बहुत पुअर हूँ। तो यहाँ तो मेरा साइंस डिपार्टमेंट जो होता है वही मेरे लिए बहुत आदरणीय है। सो आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे साइंस बहुत कम आती है। लेकिन जब आप लोग इस तरह से डिस्कशन करेंगे, उससे पहले मैं केवल अपना एक अनुभव सामने रखना चाहती हूँ कि जिसके कारण हमने ये मेडिकल चेकअप और ये कार्यक्रम का संकल्पना की, इसलिए की क्योंकि मेरा अपना अनुभव था। मैं एक NSS PO रही बहुत टाइम तक, राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी रही। उस दौरान बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स करवाए और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में जाना हुआ। लेकिन जब मैं इस महाविद्यालय में एक प्राचार्य बन के आई तो मुझे सबसे पहले इस बात की ग्लानि थी कि मैं किसी NSS के ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड डोनेट नहीं कर पाती थी। और इतनी ग्लानि थी मुझे, मैं बच्चों के सामने बात इसलिए रखना चाह रही हूँ कि मुझे बार मैं डॉक्टर से सलाह लेती थी। जिस दिन वो मैं अपना ब्लड चेकअप कराती तो मेरे हीमोग्लोबिन 10.44 आता था, और वो मुझे याद है क्योंकि मुझे बड़ी ग्लानि होती थी कि मेरा इतना कम क्यों आता है, ऐसा क्या कारण है। तो आज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर विराजे हुए हैं। मैंने कैसे भी तैसे 12 किया, फिर उसके बाद 12.5 हुआ। तो आई वॉज रियली, मैंने ब्लड डोनेशन कैंप तुरंत रखवाया और महाविद्यालय में अपना सबसे पहले ब्लड डोनेट किया। आई वॉज वन प्रिंसिपल दैट ओनली लेडी who could donate blood। ये जो रक्तदान है वह महादान है, केवल शब्द नहीं है। बच्चों, आज रियलाइज करोगे कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये फिटनेस मंत्र के लिए और ब्लड डोनेशन के लिए जो आज प्रेरक स्वरूप आप लोग मेरे बीच में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इस इंटरेक्टिव सेशन को मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शुरू हो, ताकि मैं भी इससे प्रेरित हो सकूँ। थैंक यू सो मच। आर्यन माथुर और मोनिका को भी रोटरी क्लब ने ये सारा एक्टिविटी अरेंज की, इसमें हेल्थ कैंप भी हुआ और अब ये हम थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। I would also like to thank the college and principal ma'am and all the teachers for inviting us, for accepting our request. कितने बच्चे हैं जो कभी भी किसी अस्पताल में गए हैं एज ए पेशेंट या किसी पेशेंट के साथ? ऑलमोस्ट ऑल, सभी गए होंगे। ओके। कितने बच्चे हैं जो साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं? तो यस, थैंक यू। महात्मा गांधी हॉस्पिटल का नाम कितने लोगों ने सुना है? वेरी गुड, मेक्स मी हैप्पी। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का नाम कितने लोगों ने सुना है? तो ये जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल ही नहीं है, यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में क्या या कॉलेज में क्या फर्क होता है? यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। आप बहुत से बच्चे जो साइंस या बायोलॉजी स्ट्रीम के नहीं हैं, तो ये बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज,
नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो ये तो साइंस और बायोलॉजी वाले स्ट्रीम के बच्चों के लिए हो गया। और इसके अलावा न्यूट्रिशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एक बड़ी नई ब्रांच है। जो लोग कंप्यूटर्स या मैथमेटिक्स या कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, तो जो पेशेंट्स से रिलेटेड डेटा होता है, उनका जो रिकॉर्ड होता है, उसको मेंटेन करना, तो वो भी एक ब्रांच हमारे यहाँ है। तो जो बच्चे साइंस के या बायोलॉजी के नहीं हैं, वो ये ना सोचें कि ये तो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ हमारे लायक कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी जाके हमारे वेबसाइट पे देखना, हर बच्चे के लायक कोई ना कोई कोर्स वहाँ पर होगा। तो हमें क्या मुश्किल होती है कि ज़्यादातर लोग जब अस्पताल में आते हैं, और अस्पताल में कौन आता है? जो बीमार होता है, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है। और फिर क्या होता है कि वो बीमारी जब बढ़ जाती है या एडवांस हो जाती है या कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो हमारे लिए उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। और इलाज लंबा भी हो जाता है, और लंबा होता है तो खर्च भी ज़्यादा होता है। क्योंकि वो एडवांस स्टेज हो जाती है, तो उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है कि मरीज ठीक होगा या नहीं होगा, वो भी कम हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि बीमारी को जल्दी पकड़ लिया जाए। अब आप कहोगे हम तो डॉक्टर हैं नहीं, हम कैसे बीमारी को पकड़ेंगे? तो डॉक्टर का काम है। तो भाई डॉक्टर तो तब आएगा ना सीन में कि जब आप उसके पास जाओगे, तो आपको अपने पेरेंट्स को, अपने चाचा को, अपनी मासी को, अपने नाना को या दादा को डॉक्टर के पास ले जाना है या नहीं, और कब ले जाना है, कब ये सिचुएशन है कि बिल्कुल इमरजेंसी में ले जाना है, ये तो कर सकते हो। वही समझाने, वही पढ़ाने के लिए हम यहाँ आए। तो कुछ बातें आपसे रिलेटेड करेंगे और कुछ जो आपसे बड़े लोग घर में हैं उनसे रिलेटेड करेंगे। और क्योंकि मैम ने कहा था कि सारी बच्चियां होंगी, तो विमेंस हेल्थ पे ज़्यादा बात होगी। आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी बुआ, आपकी मासी और आप लोग। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये तो हमने बात की बीमारी की और डिजीज की। अब कोविड में हमने देख लिया कि जिसको बीमारी नहीं थी, जो कभी हॉस्पिटल नहीं गया, जो कभी एडमिट नहीं हुआ, जिसका कभी ऑपरेशन नहीं हुआ, उनकी भी प्रॉब्लम हो गई थी। और ये अब सबको पता है कि कोविड हुआ तो बहुत लोगों को, लेकिन कोविड ने किसको ज़्यादा खतरा किया? जो कमज़ोर थे, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो अब जो एम्फेसिस है, कोविड ने ये डरा दिया और ज़्यादा अच्छा ही किया कि अब एम्फेसिस यानी जोर डिजीज़ के पहले की जो स्टेज है, हेल्थ, उस पर आ गया है। तो आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर हेल्दी, बट अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि सब हेल्दी हैं। जैसा प्रिंसिपल मैम ने बताया, वो सोचती थी वो हेल्दी हैं, और जब ब्लड डोनेशन करने गई तो पता चला कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया, खून की कमी। तो इसलिए हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आज ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ खाली ये नहीं है कि मैं ठीक हूँ, मेरा वेट ठीक है, मेरी हाइट ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है वो भी हेल्थ है। तो अभी बच्चे बैठे हैं, सब सोचें कि यहाँ क्या चल रहा है। अभी गार्गी बताएंगे कि यहाँ जो चल रहा है वो भी हेल्थ होता है। तो अब कुछ हेल्थ से रिलेटेड और ख़ास तौर से आपकी एज के हेल्थ से रिलेटेड बातें करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये पहल हमारे हॉस्पिटल ने करीब 1-1.5 साल पहले शुरू की थी, क्योंकि हमें ये लगा कि जो हेल्दी है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो तो कभी अस्पताल आएगा नहीं, हमसे मिलेगा नहीं। तो हम कैसे उनको बताएं कि हेल्थ क्या होता है, और कैसे उनको बताएं कि उनके परिवार में किसी को डिजीज़ के लक्षण दिख रहे हैं या नहीं, और उनको हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं। क्योंकि आप सब जानते हो, आपके पेरेंट्स, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मैं ठीक हूँ। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनमें कोई ऐसा लक्षण दिखता है जो आज आप सीख के जाओगे, तो आपको इंसिस्ट करना है कि नहीं नहीं चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ठीक, तो हमने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया जयपुर स्वास्थ्य चर्चा का कि मरीज तो हमारे पास आते हैं,
लेकिन जो हेल्दी लोग हैं उनके पास हम जाएंगे, खासतौर से जो यूथ है, यंग लोग हैं। इसीलिए ये 49 हमारा सेशन है। ज़्यादातर सेशन हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में किए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और आपके घर में जो आपके बड़े लोग हैं उनके बारे में भी आप हेल्थ कॉन्शियस हों और उनकी डिजीज़ को जल्दी पकड़ने में हमारी मदद करें और अपनी मदद करें। तो आज का ये सेशन, जैसा कि नाम है चर्चा, इट इज़ अ डिस्कशन। पहले हमारे डॉक्टर्स कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी खड़ा करके जैसे क्लास में अपनी मैम से, टीचर्स से सवाल पूछते हैं, बाद में आप भी खड़े होकर सवाल पूछें। कोई इंडिविजुअल बीमारी का कंसल्टेशन नहीं करें, वो बाहर। यहाँ आप जनरल अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी जानकारी के लिए कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से पूछें। अब क्योंकि विमेन हेल्थ की बात है तो मेरा रोल यही खत्म होता है, क्योंकि जैसा बताया गया कि मैं तो एक सर्जन हूँ, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। बड़ा मुश्किल वर्ड है, बोल भी नहीं पाओगे। मतलब मैं तो पेट की बीमारी का ऑपरेशन करता हूँ। आई एम श्योर आपको किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं चुपचाप वहाँ बैठूँगा। और ये डिस्कशन करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है, मेरी कोलीग हैं डॉक्टर प्रिया मारवाड़। तो डॉक्टर प्रिया का जैसे आपने पढ़ा होगा और बताया, वो पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों की डॉक्टर है। इसको कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। और डॉक्टर प्रिया पीडियाट्रिशियन होने के साथ साथ एक बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जिन बच्चों को ब्लड का कैंसर होता है, जिन बच्चों को ब्लड की बहुत सीवियर कमी होती है, यानी उनकी बोन्स ब्लड बना ही नहीं रही हैं, उनके लिए ये एक बहुत स्पेशल प्रोसीजर होता है जो हिंदुस्तान के बहुत कम जगह पे किया जाता है। उसकी भी एक्सपर्ट है। और स्वास्थ्य चर्चा जो हमारा प्रोग्राम है उसकी हमारी मॉडरेटर है। तो डॉक्टर प्रिया मैम हमारे जो चारों एक्सपर्ट हैं उनसे आपसे संबंधित सवाल पूछेंगी और फिर वो एक्सपर्ट उसके बारे में आपको बताएंगे। एंड इन द एंड वंस वी हैव फिनिश्ड, जिसको भी कोई सवाल पूछना है वो पूछें। तो एक्सपर्ट्स के बारे में बता दिया गया है, फिर से बता देता हूँ। डॉक्टर प्रियंका हैं, गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी कि जो विमेन से रिलेटेड डिजीजेज हैं और प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आगे चल के आपको भी ये सब चीज़ें हैं आपके जीवन में, है ना। तो लेकिन आज वो आपसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगी। गार्गी हैं, गार्गी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो इनसे थोड़ा बच के रहना होता है, क्योंकि ये बिना बात किए, बिना कोई टेस्ट किए दिमाग के अंदर घुस करके पता चला लेती है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये बताएंगी और ये पकड़ेंगी कि आप लोगों की एज में लड़कियों के दिमाग में आजकल क्या चलता है, क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हैं अंशन कालिया, वो मेडिसिन, जो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है उसमें प्रोफेसर हैं। और विनीता बंसल, न्यूट्रिशन यानी डाइटिक्स, हमारे जो अस्पताल में मरीज़ हैं उनको हमें क्या खाना देना चाहिए, उनकी बीमारी को देखते हुए, उनकी हेल्थ को देखते हुए। पर वो आज ये बताएंगी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हो सकता है कुछ स्ट्रिक्ट बातें कहें, कुछ चीज़ों को मना कर दें, नाराज नहीं हों। ओके, तो अब मेरा रोल यहाँ खत्म होता है और डॉक्टर प्रिया मारवाड़ या कुछ स्वास्थ्य चर्चा को। थैंक यू सर, और गुड आफ्टरनून और सबको नमस्कार। आप में से कौन कौन मानता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? केवल एक तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है इस परिचर्चा के बाद हम लोगों को ये समझ आ जाए कि हम वास्तव में इतने अस्वस्थ नहीं है जितना अपने आप को मानते हैं। तो परिचर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले डॉक्टर अंचन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्यों बात करते हैं हम विमेंस हेल्थ की? क्या ऐसी विशेषता है विमेंस हेल्थ के बारे में, और क्या कुछ ऐसे रोग हैं जो केवल स्त्रियों को होते हैं या विशेष रूप से स्त्रियों में ध्यान रखने लायक होते हैं? कपूर सर ने भी हमको बताया दैट हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल, बट उसकी डेफिनेशन और धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। जैसे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ हैज आल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे विमेंस हेल्थ के बारे में। तो विमेन हेल्थ का मतलब ये होता है बाय डेफिनेशन दैट कुछ बीमारियां जो एक्सक्लूसिवली फीमेल्स में होती है या फिर जिनके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं फीमेल्स में एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स, राइट। अब
आप सबको क्या लगता है कि हमें क्या अलग बीमारियां होती हैं जो मेल्स में नहीं होती है? वन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा होता है वो डिफरेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबको समझ में आता है? हम आपको पीरियड्स आते हैं वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो उसके रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी वो एक्सक्लूसिवली होती है फीमेल्स में। दूसरी जो बीमारियां होती हैं वो होती है आफ्टर मीनोपॉज। मीनोपॉज एक मिनार्की होता है जब हमारे को पीरियड शुरू होता है, मीनोपॉज होता है जब हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो जब हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो हमारे को हेल्दी भी रखता है, सब कुछ रखता है। पर जैसे ही मीनोपॉज के बाद उसकी वैल्यूज कम होती हैं तो फीमेल्स आर एट इक्वल रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एज देयर मेल काउंटरपार्ट। उससे पहले हम बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। तीसरी जो चीज़ें होती है वो होती है मैलिग्नेंसी, जो कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, तो ये ज़्यादा कॉमन होते हैं फीमेल्स में। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो, क्योंकि मैं फीमेल फिजिशियन हूँ तो मैं इतने सारे बच्चों को ऑफ योर एज, फीमेल्स एट एनी एज, प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल जो आती है वो होता है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कहीं तो ऑटो वाले की लड़ाई कर रहे होंगे तो हमारी दिल की धड़कनें ऐसे हो जाएंगी जैसे हमारे से ही लड़ाई कर रहे हो, राइट? बिकॉज वी आर सॉफ्ट। तो ये जो चीज़ होती है एंजाइटी जल्दी होना, गलती से बस इतना ही किसी ने टीचर ने क्लास में बोल दिया तुम आज होमवर्क नहीं करके आए तो आप लोग डर जाओगे, और किसी लड़की को बोला आज होमवर्क नहीं करके आएगी तो बाद में बाहर जाकर हंसना होगा, अरे आज तो डांट पड़ेगी। बट फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव, और ये मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा दैट वी आर मोर प्रोन टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, बहुत कॉमनली एट योर एज। अगर देखूँ इतनी सारी बच्चियाँ हैं, इतनी सारी बच्चियाँ कम से कम रोज आती होंगी जिनको ये लगता होगा हमको भूख नहीं लगती, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पाँव में दर्द हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है। कितने भी टेस्ट करा लो, कुछ भी करा लो, उनको कोई भी बीमारी नहीं निकल के आती कहीं भी, ना अल्ट्रासाउंड में कुछ आएगा, ना ब्लड टेस्ट में कुछ आएगा, यहाँ तक कि MRI भी करा लेते हैं अपनी, पर उनकी टेस्ट में कुछ नहीं आता। वाई? बिकॉज उनको हल्का सा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग एज होता है, राइट? तो ये जो कॉमन बीमारियां हैं, ये जो चीज़ें हैं, these 4 things are very common to females at any age, your age, my age, beyond 50 and above that also. डॉक्टर अंशित ने आपने को ये बताया कि क्यों जरूरी होती है एक महिला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। डॉक्टर अंशित मैं चाहूँगी कि जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं, जैसे स्पेशली ये होता है कि हेडेक वगैरह हो रहा है, तो हम लोग कई बार सुनते हैं पड़ोसी कह देते हैं ब्लड प्रेशर चेक करा लो, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। ज़्यादातर ये होता है कि ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। तो क्या होता है एक तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, दूसरा ये क्योंकि माइक की समस्या है तो मैं चाहूँगी मैं सवाल एक साथ ही मैं कर लेती हूँ। दूसरा ये कि ज़्यादातर जैसे प्रिंसिपल मैम ने बताया कि ब्लड डोनेशन के जब टाइम आता है तो ज़्यादातर लड़कियाँ जो है एज पोटेंशियल कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनको ये बोला जाता है कि आप एनीमिक हो। तो वो क्या नंबर है हीमोग्लोबिन का जो हमें याद रखना है, और हम किस वक्त ऐसा हुआ होता है कि जब हमें डॉक्टरी सलाह लेनी है या केवल हमारे आहार से हमें फायदा हो जाएगा। तो एक तो ब्लड प्रेशर के बारे में और एक एनीमिया के बारे में बताएं, और दूसरा आजकल एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा क्रेज़ था ज़ीरो फिगर का, लेकिन अब वो चीज़ हट के सभी बच्चे जो है थोड़ा सा ओबेसिटी की, यानी कि ज़्यादा हेल्थी मैं नहीं कहूँगी बल्कि मोटापे की तरफ जाने लगे हैं। तो व्हाट इज ओबेसिटी, व्हाट वुड यू डिफाइन एज अ करेक्ट वेट? प्लीज़ आप ये सारे सवाल एक साथ डिस्कस कर लीजिए। जैसे प्रिंसिपल मैम ने बोला कि हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो अगर हम सब बच्चों का हीमोग्लोबिन कराएंगे, यूजुअली क्या होता है हमें नहीं पता लगता हमारा हीमोग्लोबिन क्यों है, बिकॉज ये सबके लिए है, बिकॉज हमारी फिजिकल एक्टिविटी ही इतनी नहीं है कि हम पता कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ रनर, अगर मैं भागती हूँ तो अगर मेरा हीमोग्लोबिन 12 से नीचे रहेगा तो मुझे थकावट हो जाएगी। यही अगर आपका हीमोग्लोबिन 8-9 है और आप कुछ नहीं करते, सुबह उठते हो, कॉलेज आते हो, कॉलेज से वापस आते हो, घर जाओगे तो हल्का सा चिड़चिड़ापन होगा, बाल झड़ने लगेंगे, अगर B12 की डेफिशिएंसी भी तो हाथों में झंझनाहट आएगी, पर ये सब सिम्टम्स आप इग्नोर कर देते हैं। आपकी वर्क एक्टिविटी इतनी नहीं है कि आपको सिम्टम्स पता लग पाए। इतने सारे फीमेल आती हैं जिनका हीमोग्लोबिन 5-6 रह जाता है, और जब हम पूछते हैं आपने ध्यान नहीं दिया, आपको पता ही लगा 5 हीमोग्लोबिन है, तो कहते हैं हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करते ना, ओल्ड लेडीज होती है खाट पे बैठे रहेंगे, उनको पता ही नहीं लगता। जब कोई एक्टिविटी नहीं है तो अपने बैठे बैठे उनको कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे ही बच्चों में है। आप अगर कुछ खेलना शुरू करोगे, भागना शुरू करोगे, कोई स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करोगे या 1 किलोमीटर भी भाग लोगे, तब आपको पता लगेगा कि आपका एनर्जी कितनी है या आपका वो कितना है। तो यूजुअली बाय कट ऑफ 12 हीमोग्लोबिन फीमेल्स में हम रख के चलते हैं। उसके बियॉन्ड, उससे नीचे अगर हम जाते हैं तो हम उसको एनीमिया डिफाइन करते हैं। और कॉमनली आज तक किसने ब्लड टेस्ट कराया? ब्लड टेस्ट कराया, हीमोग्लोबिन कम आया? बहुत फ्रीक्वेंटली कम आता है फीमेल्स में हीमोग्लोबिन, बिकॉज हमारे को पीरियड्स होते हैं। तो अगर हमारी डाइटरी इंटेक आयरन की इतनी अच्छी नहीं है, फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन होता है, मतलब बॉडी से आयरन लो हो जाता है बिकॉज हमारे को मंथली पीरियड्स आते हैं। और अगर आप उसको सप्लीमेंट नहीं करते विद अ गुड डाइट तो वो प्रॉपर आपका हीमोग्लोबिन करेक्ट नहीं होता। बहुत सारी मम्मी भी आती हैं, आपकी एज के बच्चों को भी लेकर आती है कि इसको तो भूख ही नहीं लगती। मेरे को तो आज तक ये समझ है भूख कैसे नहीं लगती, मैं तो 2 घंटे में कुछ नहीं खाऊं जब भूख लगने लग जाती है, पता नहीं। और उनको कोई बीमारी नहीं होती, पर फिर मम्मी ये कुछ खाती नहीं है, इनको भूख ही नहीं लगती है। तो ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है। तो उसके लिए 2 चीज़ें देखना है, एक तो बात एंग्जाइटी, दूसरा अगर आपके पेट में कीड़े होते हैं जो डीवर्मिंग करना हमारे को बहुत ज़रूरी है, उससे भी हीमोग्लोबिन कम होता है। इंडिया में बहुत कॉमन है वर्म्स एंड स्टूल, में आपको पॉटी में कीड़े आएंगे, हम लोग नोटिस नहीं करते बिकॉज पॉटी को भी दिखता नहीं है। तो वो भी एक बहुत कॉमन रीज़न होता है कि हमको भूख नहीं लगती या आपको कोई और बीमारी हो, जैसे टीबी हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ की वजह से। बट कॉमनली फॉर एवरीवन, अगर आपको थकावट होने लग गई है, हाथ पाँव में झंझनाहट होने लग गई है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थायराइड, ये सब चीज़ें आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, ये तो हो गया अबाउट एनीमिया। सो फीमेल्स आर मोर ऑन, प्लीज मेक श्योर आपको खुद को पता लग जाएगा दैट यू आर ईटिंग हेल्दी। डॉक्टर विनीता बताएंगी, बट अपनी डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको प्रॉपर करना है। सेकेंड इज ओबेसिटी, आपको एक भी जना मोटा नहीं है, सब एकदम फिट है। इनफैक्ट BMI नॉर्मल से सारे बिलो BMI लग रहे हैं। सो जो BMI है वो यूजुअली 18 to 23.5 इंडियंस में लेकर चलते हैं। तो 23.5 से अगर हम BMI आप ऑनलाइन जाएंगे सबको कैलकुलेटर मिल जाएगा, हाइट से और अपनी वेट से उसको कैलकुलेट करते हैं। ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सबको पता है, जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ स्लीप। अगर आप नींद भी नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, उससे भी आपका ओबेसिटी बढ़ती जाती है। एवरीथिंग हैज गॉट इम्पोर्टेंस। डाइट में मुझे ऐसा लगता है कि एक जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, रोटी, सब्जी, दाल, ये अच्छा खाना है। ऑयल कम रखेंगे तो हम सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा खा पाएंगे। बहुत ज़्यादा रोटी खाने से भी कुछ नहीं होता, हमें लगता है हम ज़्यादा रोटी खा लेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब कुछ बैलेंस करके रखना है, राइट। तो आपको ओबेसिटी नहीं आएगी। घर में किस किस की ओबेसिटी है, आपने देखे आसपास में लोगों को, किसी घर में कोई है, कोई मोटा हो, नानी, दादी, बुआ, चाची, सबके बच्चे भी हाथ खाते हैं। तो ओबेसिटी में सबको, मेरे से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछिए पतला कैसे होते हैं। हम सब कर रहे हैं, ना तो एक्सरसाइज कर रहे होंगे और ना डाइट कर रहे होंगे, और फिर बोलेंगे हम सब कर रहे हैं, पर पता नहीं वेट कहाँ से हमारे ऊपर आते हैं। हम तो पानी पीते हैं तो भी मोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी जेनेटिक्स ठीक है, मतलब जेनेटिकली अगर आप मोटे नहीं हैं, तो डेफिनेटली आप डाइट या फिर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फायदे में जो पतले बच्चे हैं उनको भी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये है तो जो लोग मोटे होते हैं वो पतला होने की एक्सरसाइज करें, जैसे कपूर सर ने आपको बोला। हेल्थ इज अबाउट बीइंग हेल्दी। अगर आप वॉक अच्छे से कर पा रहे हो, एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रहे हो, योगा करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जरूर किया करो। वॉकिंग इज द इजीएस्ट, और आजकल ऑनलाइन इतने ट्यूटोरियल्स चलते हैं, योगा इज ऑल्सो फाइन फॉर यू, राइट। तो सबको एक्सरसाइज करें, चाहे वो मोटा हो चाहे वो पतला हो। नेक्स्ट कम योर ब्लड प्रेशर। बच्चों में तो नहीं होगा, एक्सेप्ट जिनको किडनी डिजीज हो जाती है या किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। बट यूजुअली जो हम ब्लड प्रेशर को हेल्दी मानते हैं दैट इज 120/80 फॉर यू। हम लोग दवाइयाँ तब शुरू करते हैं जब थोड़ा सा कट ऑफ और ऊपर जाता है 130/80। तो जिनके घर में ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या जिनको भी लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। हमें क्या लगता है, बहुत कॉमनली हम बोलते हैं अरे ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो चलेगा, क्या होगा, हमें तो कोई सिम्टम नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलते हैं, एक बार दवाई खाना शुरू कर देते हैं तो पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, इसलिए हम दवाई नहीं खाना चाहते। हम खाना भी खाते हैं, पूरी ज़िंदगी भर खाना खाते हैं, तो
एक दवाई खाने से जो नुकसान हो जाएगा उससे ज़्यादा बेटर है कि आपको एक छोटी गोली खा लीजिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है. सो 120/80, 130/80 इज अ गुड कट ऑफ फॉर ब्लड प्रेशर. बियॉन्ड दैट डेफिनेटली आपको अपना लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज कराना है. जी, मैं एक सवाल और जानना चाहूँगी। अक्सर लड़कियाँ जो हैं आजकल बैक एक की बहुत शिकायत करती हैं, और उनसे अगर कुछ पूछो तो कहते नहीं हम दूध पीते हैं या नहीं पीते. इज इट सफिशिएंट? बैक एक लड़कियां लड़के सब लोग बहुत कॉमनली क्योंकि डॉक्टर के आते हैं हमारे कमर में दर्द रहता है. तो बता सकता है कमर दर्द का क्या कारण होते हैं कॉमनली? कैल्शियम की कमी से पूरे बॉडी में दर्द हो जाएगा. बैक क्या होती है? पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखने के तो सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स होती है वो आपकी स्पाइनल मसल्स होती है पीछे की. अगर आप उनको ट्रेन नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो वो सबसे ज़्यादा कमजोर. 1, 2 पॉस्चर. बच्चे पढ़ते रहते हैं कभी टेढ़े बैठेंगे कभी कुछ बैठेंगे, टीवी देखेंगे, आजकल तो मोबाइल लेट के हाथ ऐसे करके आधे सर में देते हैं, तकिए ऐसे ज़्यादा है, तो कमर में दर्द होना भी बहुत कॉमन है. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कमर दर्द में होता है कैल्शियम. यूजुअली हम अगर अच्छी डाइट लें तो उससे पूरा हो जाता है. काफ़ी चीज़ों में कैल्शियम आपके मिल्क में है, बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में है, कैल्शियम पूरा हो जाता है. बट पॉस्चर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. या हमने कभी गलत तरीके से ट्रेन किया, जैसे मैंने एक बार ऑनलाइन सोचा शिल्पा शेट्टी का योगा देखी, तो मैंने शिल्पा शेट्टी का योगा देखकर ऐसे सोचा कि इधर से ट्रेन कर लेती हूँ, तो 2-3 दिन में मुझे बैक एक शुरू हो गया बिकॉज आई वॉज ट्रेनिंग इन अ बैड वे. तो कभी भी अगर आप ट्रेन करो तो प्रॉपर गाइडेंस से करना है. बैक स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज स्पेशली फॉर फीमेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट एट योर एज. 15, 16, 17, 18 से जो सबसे कम हम चलते हैं तो पाँव मसल स्ट्रेन हो जाते हैं, हाथ पाथ का कुछ करते रहते हैं तो ट्रेन हो जाती है, पर जो बैक की मसल्स है वो वीक रह जाती है. तो बैक ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस या बैक एक्सरसाइजेस लोअर बैक की बहुत अच्छे वीडियोस हैं. कोई भी एक अच्छा वीडियो आप ऑनलाइन देखें और अपनी मसल्स को ज़रूर ट्रेन करें. आपका पॉस्चर सीधा हो जाएगा. जो कुछ लड़कियां लंबी हाइट लेती तो वो ऐसे हो जाती हैं, तो उनका पॉस्चर भी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा, कमर में दर्द भी नहीं होगा और एक्सरसाइज से वो बेटर हो जाता है. दूसरा न्यूट्रिशन तो वो डॉक्टर विनीता भी बता देगी, पर डेफिनेटली जिनमें कैल्शियम अच्छा है, विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो धूप से मिलता है, हम तो उठते ही नहीं है सुबह, तो धूप में पहुँचते नहीं हैं, तो विटामिन डी सबका टेस्ट कराइए. अभी तो 90% लोगों का विटामिन डी कम हो जाएगा. इट इज ओनली थ्रू द सन दैट यू गेट विटामिन डी. नथिंग एल्स. नो फूड सप्लीमेंट विल गिव यू. या तो सूरज देता है या दवाई देती है, कोई चीज़ देता है विटामिन डी. वो भी अगर आपका डेफिशिएंट होता है तो उसमें भी आपको फूड पे जाना है. तीसरा मैम बहुत कॉमनली आप लोग सब कंप्लेन करते हो हमारी हड्डियों में दर्द होता है. सारा दिन ये कंप्लेन रहती है कि ये दर्द हो रहा है, हमारी हड्डियाँ दर्द हो रही है, हाथ दर्द हो रहे हैं, पाँव दर्द हो रहे हैं. हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमारे पाँव में दर्द शुरू हो जाता है. सो वो इसीलिए होता है. बट अगेन कैल्शियम की यूजुअली ऐसे डेफिशिएंसी नहीं होती है. हम बोलते हैं पर आपके ब्लड लेवल्स में वो कैल्शियम मेंटेन रहता है. बट ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं. सो ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली फीमेल्स में होता है जब ईस्ट्रोजन कम आ जाता है. उससे पहले बोन वीक होती है जिसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं. वो हो सकता है इफ़ यू नॉट हैविंग अ प्रॉपर डाइट या जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, राइट. तो आपका अगर कैल्शियम वहाँ डेफिशिएंट होता है तो जाकर आपका बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो आपको ऑस्टियोपीनिया या पोरोसिस हो सकता है. मोस्ट कॉमनली एल्डरली फीमेल जो पोस्ट मीनोपॉजल होती है उनमें आपको देखने का मिलेगा. फॉर दैट वन ऑस्टियोपोरोसिस अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. पर मोटा मोटा अगर आपको आता है तो एक अपन स्कैन करा कर देख लेते हैं. अगेन एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. द मोर यू एक्सरसाइज तो आपकी जो बोन मेटालोप्रोटीनेसिस या मैट्रिक्स होता है वो हेल्दी हो जाता है. उसकी वजह से वो हीलिंग जल्दी होती है और एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का फास्ट होता है. डाइट, दवाइयाँ प्लस एक्सरसाइज. सो ऑल दिस वुड हेल्प इन टैकलिंग दी दर्द की जो प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है. थैंक यू सो मच. तो मैम ने जैसे बताया, एक तो हमें ध्यान रखना है कि एनीमिया, तो आप सभी के मेरे ख्याल से आज हीमोग्लोबिन की जांच हुई है, तो वो नंबर ज़रूर जान लीजिएगा. जिसका 12 से कम है वो ज़रूरी है कि कोई डॉक्टर से सलाह लें. डाइट काम करती है लेकिन हो सकता है हमें दवाइयाँ भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी. दूसरी बात कही है मैम ने विटामिन डी की, तो ध्यान रखें विटामिन डी हमें केवल दूध से मिलता है.
इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने मुंह को बिल्कुल आतंकवादियों की तरह स्कार्फ से बांधना बंद करें और धूप का सेवन करें। केवल उसी से ही अपने को विटामिन डी मिल सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिकली कुछ एक चीज़ों की जो हम केवल फीमेल्स में होती है, और उसमें एक चीज़ होती है वो माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुएशन। तो डॉक्टर प्रियंका गोयल, मैं चाहूँगी कि आप एक तो सबसे पहले ये बताएं कि क्या होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होती है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यदि अपनी जो साइकिल्स नॉर्मल नहीं हो। उनमें एक बड़ा कॉमन वर्ड हमको सुनने को मिलता है आजकल, पीसीओडी। जो भी जिस किसी को भी लड़की को होता है कि पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे, कि हाँ डॉक्टर 1 मिनट में कह देता है कि पीसीओडी होगी। तो क्या लक्षण होते हैं उसके, क्या जांचें हमें करानी चाहिए और किस समय पर करानी चाहिए? एक तरह से मैं देखूँ तो आई एम हैप्पी कि सारी फीमेल्स हैं, लेकिन अगर मिक्स्ड वो होती अपनी पॉपुलेशन तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज अभी ये जो टॉपिक मैम ने मुझे दिया है मेंस्ट्रुअल हेल्थ, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर बॉयज़ ऑल्सो। सो बॉयज़ ऑल्सो शुड बी अवेयर अबाउट द मेंस्ट्रुअल हेल्थ। बट एनीवेज, तो आई थिंक जो एज ग्रुप है अपना, उसमें वो सब लोग को पीरियड्स तो स्टार्ट हो ही गए होंगे, है ना। तो सबसे पहले तो व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एट व्हाट एज गर्ल्स शुड स्टार्ट हैविंग मेंसेस, किस तरह से नॉर्मल पीरियड्स होते हैं और क्या एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं। बाय एंड लार्ज अगर अपन देखें तो 11-12 साल की एज से सबको गर्ल्स को एक नॉर्मली मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। मेंसेस क्यों होते हैं? जैसा मैम ने बोला, विद डेवलपमेंट, जैसे फीमेल्स जब डेवलपमेंट होता है तो एक बहुत स्पेशल हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, ईस्ट्रोजन, और उसका ये काउंटर पार्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो ब्रेन में आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिट्यूटरी होता है, हाइपोथैलेमस होता है, एफएसएच रिलीज होता है, फिर वो जाके वर्क करती है ओवरी। तो ओवरीज क्या होती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरी, जिसके अंदर हर महीने एक अंडा मैच्योर होता है। पूरी लाइफ में, मतलब अगर हम बात करें एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है, इट इज अराउंड टिल 45 ईयर्स ऑफ एज, तब तक अराउंड 400 एग्स एक फीमेल में बनते हैं, जिसकी वजह से हर महीने जब वो एक अंडा मैच्योर होता है वो हर महीने रप्चर होता है। एग की इम्पोर्टेंस क्यों है? बिकॉज एक एग और फ्रॉम अ मेल काउंटर पार्ट जब स्पर्म व्हेन दे फर्टिलाइज, इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, रिजल्ट्स इन अ फीटस, ठीक है, व्हिच लेटर ऑन born into a baby। तो इसलिए जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हर महीने वो अंडा रप्चर होता है। तो अंडा जब रप्चर होता है तो जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर हार्मोन्स की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, वो शेड ऑफ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, या हम कह सकते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक क्यों होती है, इसका एक प्रोसीजर हो गया। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन cycle is regular, like coming at an interval of around 1 month, 28 to 30 days की cycle हो, bleeding around 3 to 4 days या up to 5 days, starting में मतलब average in amount, जैसे कि अगर हम बात करें आम भाषा में तो चेंजिंग, एक फीमेल अगर 2 से 3 पैड्स चेंज कर रही है तो इट इज ओके, ठीक है, और रेगुलर है तो हर महीने आ रही है तो वो एक नॉर्मल साइकिल है, नॉट एसोसिएटेड विद कुछ। हम पूछते हैं मरीज को कि भाई खून के थक्के पड़ते हैं क्या, तो वो अगर नहीं पड़ रहे हैं मतलब नॉर्मल, एक नॉर्मल क्वांटिटी में ब्लीडिंग हो रही है और पीरियड्स नॉर्मल है। अगर हम इसी को सोचें एबनॉर्मल क्या होता है, तो एबनॉर्मल यानी कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाए, कि कभी तो 20 दिन में आ गए, कभी आ रहे हैं 1.5 महीने से भी ऊपर, 45 डेज की साइकिल हो रही है, किसी को तो बहुत स्कैंटी हो रहा है, या लाइक सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, या दिन में एक पैड यूज कर लिया वो भी ढंग से नहीं भर रहा है, या किसी को हो रहा है कि 7 दिन से ज्यादा तक ब्लीडिंग चली ही जा रही है, स्टॉप नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो होता है एबनॉर्मल पीरियड्स। ठीक है, बीच में पीरियड 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ गए या 3-4 महीने तक नहीं आई, तो वो एबनॉर्मल पीरियड्स उसे हम बोलते हैं। 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे, मतलब 7 दिन पहले आ जाए अप टू 7 डेज पहले आ जाए या डिले हो गया, विच इज नॉर्मल, एक्सेप्टेबल है। 7 दिन से ज्यादा अगर किसी की रेगुलरिटी है तो वो एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मल पीरियड्स होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो अगर हम यंग गर्ल्स की बात करें तो शुरू में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, यानी कि मेनार्की, तो 1 साल तक अगर पीरियड्स प्रोलॉन्ग होके आते हैं, ब्लीडिंग हैवी होती है या कम होती है, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि पिट्यूटरी एक्स जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस यानी कि जो ब्रेन का सिस्टम है उसको मैच्योर होने में अराउंड 1 to 2 ईयर्स लगते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में पीरियड डिले होके आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है।
लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव एज में पीरियड्स हैवी आ रहे हैं या फिर कम कम होके आ रहे हैं या डिले होके आ रहे हैं, तो फिर कुछ टेस्ट हैं जो कराने चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें कॉमन रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बोला, वो यंग गर्ल्स में भी कॉमन है, वेरी कॉमन, लाइक पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है कि जो मैंने बताया कि हर महीने एक अंडा रप्चर होना चाहिए, वो अंडा रप्चर नहीं होता है, उसकी जगह छोटी छोटी गठाने बन जाती हैं और वो रप्चर नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से पीरियड्स डिले होके आते हैं या इरेगुलर साइकिल्स होती है कि कभी तो 2-3 महीने में नहीं आएंगे, 4 महीने तक भी नहीं आते हैं, कभी 1.5 महीने में नहीं आ जाएंगे। इस तरह से पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं और उसके साथ किसी को एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बाल, लाइक अगर आईब्रोज अपर लिप्स हम बनवाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हेयर लाइन जो ये जॉ हेयर लाइन है इसमें हेयर ग्रोथ हो जाती है, यहाँ पर नेक लाइन पे पिगमेंटेशन हो जाता है। तो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बेसिकली इसको अगर हम आज बोले तो इट इज वेरी कॉमन, इट इज नॉट अ डिजीज पर से, दीज आर ऑल रिलेटेड टू अ डिसऑर्डर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट, ये कोई बीमारी है जिसे हमें ट्रीट करना जरूरी है, तो परमानेंटली एक बार ट्रीट कर दिया तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। Why does it happen? It happens nowadays most importantly because of abnormal lifestyle, जो अभी हमने बात करी, जंक फूड, डिफॉल्टर ईटिंग हैबिट्स, कि हम बाहर का जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लेट तक सो रहे हैं, मतलब सुबह जो स्लीपिंग टाइम है वो 12-1, जो उठने का कोई टाइम नहीं है, तो जो रूटीन है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। इट बिकम्स अ विशियस साइकिल, वेट गेन हुआ, पीरियड्स हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ और पीरियड्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो अगर इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं, इसको कॉज को ठीक करना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों में ही पीसीओ की प्रॉब्लम होती है, नहीं, थिन गर्ल्स में भी होती है। तो थिन गर्ल्स में और कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि किसी को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। किसी किसी में एक हार्मोन हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो कि ब्रेन में से सिक्रीट होता है, तो अगर वो इंक्रीज होता है उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। ये सब आपस में इनका एसोसिएशन रहता है। तो अगर किसी लड़की जो थिन लड़की है उसमें भी अगर पीरियड्स इरेगुलर होकर आ रहे हैं तो वो भी पीसीओ का पार्ट हो सकता है। तो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ मोटी लड़कियों को ही होता है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और एक्सरसाइज से भी अगर ठीक नहीं होते तो फिर हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका। क्या आपसे ही मैं बात करूँगी, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर यानी कि अपने जो गर्भाशय का जो नीचे का हिस्सा होता है सर्विक्स, उसका कैंसर मेरे ख्याल से इंडियन फीमेल्स में बहुत कॉमन है। तो दो विशेष रूप से कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर व सर्वाइकल कैंसर। क्योंकि हम लोग बात आज छोटी लड़कियों से कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि अपन विशेष रूप से जोर सर्वाइकल कैंसर पर दें कि क्यों ज़रूरी है हमें इसको सही समय पर पहचानना, और क्या हमारे पास कुछ उपलब्ध है जिससे हम इससे बच सकते हैं। साथ में हमारे पास फैकल्टी भी है, तो वो लोग भी ये ज़रूर जानना चाहिए कि उनको कब कब जाके ये चेकअप करवाना चाहिए। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज। As we all know, the incidence of cancer has increased up to a great extent, maybe because of our lifestyle modifications, adulterated food, pesticides, and obviously increased awareness भी है और diagnostic mechanisms भी increase हो गए। तो अगर हम बात करें फीमेल कैंसर्स की, तो एज मैम सेड, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर आर वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर्स इन विमेन। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? बच्चेदानी यानी यूट्रस। यूट्रस के दो हिस्से हैं, एक जो मेन बॉडी है वो, और एक उसका जो माउथ है which is present in the vagina, यानी कि योनि, जो नीचे का भाग होता है, तो उसमें जो हमें दिखता है बाहर से वो होता है सर्विक्स, वो बच्चेदानी का मुंह से बोलते हैं। जब उसमें कोई, आप लोगों में से कितने लोगों ने HPV वायरस का नाम सुना है? सुना है किसी ने? साइंस स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, किसी ने सुना है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना? तो जो मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है सर्वाइकल कैंसर के लिए वो एक HPV वायरस है जिसका इन्फेक्शन होता है। अब सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक ऐसा कैंसर है जिसका लेटेंट फेज बहुत लंबा होता है। लेटेंट फेज यानी उस कैंसर को एक्चुअली प्रेजेंट होने में से पहले प्री कैंसर स्टेज होती है, जिसके अंदर पहले इट स्टार्ट्स एज नॉर्मल इन्फेक्शन, फिर उसका
उसका प्रोलिफरेशन यानी उसका डिवीजन स्टार्ट होता है, पहले वो घाव बनता है, धीरे धीरे उस घाव में फिर कैंसर के चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो कैंसर को एक्चुअली प्रेजेंट होने तक का टाइम होता है लगभग 10 साल का। तो उस टाइम पे अगर उस घाव को उसी टाइम पे अगर हम डायग्नोस करके ठीक कर दें तो उस कैंसर का इलाज संभव है। ये सर्वाइकल कैंसर की बहुत एक खासियत है। इसलिए सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि हमें पता है कि ये एचपीवी वैक्सीन से होता है, तो हमारे पास इससे बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वैक्सीन की हम बाद में बात करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा। जनरली यंग पेशेंट्स में नहीं होता है सर्वाइकल कैंसर। जो कॉमन अगर हम बात करें तो 30 इयर्स के बाद सर्वाइकल कैंसर जो है सर्विक्स का कैंसर वो कॉमन होता है। 30 इयर्स से पहले सेल्फ लिमिटिंग होता है, कोई भी घाव होगा या कोई भी इन्फेक्शन होगा जो एचपीवी वायरस के कारण हो रहा है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी महिला को एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके अंदर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, या जैसे शादी के बाद रिलेशंस जब बनते हैं तो रिलेशंस के टाइम पे अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, या कोई पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या प्यूरिन डिस्चार्ज और एकदम जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसमें से स्मेल आने लग जाए, इसका मतलब है कि कुछ हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो यू मस्ट विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट योरसेल्फ चेक, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यानी कि जैसा मैंने बोला एक मेनोपॉज की एज है, उसके बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं क्योंकि सारे एग्स कंज्यूम हो जाते हैं। लेकिन मेनोपॉज के बाद भी अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें। आपके घर में भी बड़ी जो दादी नानी वगैरह हैं, मम्मियाँ भी होती, तो अगर किसी को मेनोपॉज के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है कि ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है बच्चेदानी का कैंसर हो। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। अब इनसे प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो जो मैंने बताया अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए वी हैव स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? बहुत सिंपल टेस्ट हैं। एक पैप्समेयर नाम की टेस्ट होती है जिसमें हम सर्विक्स जो मैंने बताया जो वजाइना में से दिखती है उसको हम विजुअलाइज करते हैं और उससे एक स्मेयर बना लेते हैं और उसको जांच के लिए भेज देते हैं। अगर ये नॉर्मल आता है तो 3 साल तक आप एकदम फ्री हैं। 3 साल तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट एवरी 3 years की रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में, अनमैरिड फीमेल्स में ये टेस्ट नहीं होता है। वंस यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव उसके बाद ही इस कैंसर के होने के चांसेस हैं, इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस हैं। तो हर 3 साल में ये टेस्ट आपको करवाना चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। बहुत इजी टेस्ट है, सब जगह अवेलेबल होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। महात्मा गांधी में हमारे रेगुलर कैंप्स लगते रहते हैं जिसमें गायनी कैंप्स में बहुत सारे फीमेल्स को बुलाते हैं और जस्ट कॉस्टिंग अराउंड 200 रुपीज़ एंड व्हेनेवर इट इज़ कैंप तो इट इज़ यूजुअली इट इज़ फ्री ऑल्सो। एक और टेस्ट जैसा मैंने बताया एचपीवी डीएनए टेस्ट, जो एचपीवी वायरस है उसका ही डीएनए का भी टेस्ट होता है। वो अगर आप करा लेते हो तो वो 5 साल की उसकी टाइमिंग थी। अगर आपने वो टेस्ट करा लिया और वो नेगेटिव आ गया तो 5 साल तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम, ठीक है। अब इसकी जो मैंने बोला रोकथाम के लिए, तो रोकथाम के लिए वैक्सीन अवेलेबल है विच इज़ एचपीवी वैक्सीन, जो अब तो पहले गार्डासिल नाम से अवेलेबल थी वैक्सीन। हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, जीएसके कंपनी मैन्युफैक्चर किया करती थी एंड यूज्ड टू बी वेरी कॉस्टली। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी और कॉस्ट की वजह से बहुत सारे लोग इसे लगवा भी नहीं पाते थे। बट अभी हमारी इंडिया में ही सीरम इंस्टीट्यूट ने हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर लिया है, सर्वावैक नाम से आती है एंड इट इज़ अवेलेबल एट जस्ट एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द प्राइस, ठीक है। अब इसको अब बहुत जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ये लॉन्च हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, तो इट विल बी अवेलेबल एट अ वेरी चीप प्राइस। इसको कब लगवाना चाहिए? ये जनरली हम यंग लड़कियों में मतलब 9 से 11 साल की एज ग्रुप जो है उसी में स्टार्ट कर देते हैं ये वैक्सीनेशन और अप टू 14 ईयर्स इसकी 2 डोजेस लगती हैं, एक 0 और एक 6 मंथ्स पे। आफ्टर 14 ईयर्स 3 डोजेस लगवानी होती है, 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। यंग गर्ल्स में अगर अप्रोप्रिएट एज ग्रुप में अगर ये वैक्सीन लग जाए तो इट इज़ इफेक्टिव अराउंड 90%। इसकी इफेक्टिवनेस 90% हो जाती है। लेकिन विद एज एडवांसेस आप लगवा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैरिड फीमेल्स में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या बच्चा होने के बाद आप लगवा नहीं सकते हो, लगवा सकते हो, बट उसके बाद भी स्क्रीनिंग हमें कंटिन्यू करनी है और एफिकेसी जो है वैक्सीनेशन की वो कम हो जाती है, बट स्टिल यू कैन टेक दिस वैक्सीन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी विच इज़ अबाउट अनवांटेड एंटीवीन पिल्स एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी। बच्चों आज के टाइम में बहुत कॉमन है अपना फ्रेंड्स बनाना, बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं, बट हम सारे ओपन उसमें सोसाइटी में रहते हैं तो एक आजकल बहुत कॉमन हो गया है कुछ भी पीरियड्स इरेगुलर हुए या कुछ भी
ऐसा लगा कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो सकती है, तो हम जाते हैं केमिस्ट के पास और उसको बोल देते हैं कि भैया प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और आप अभी कोई भी मतलब टू गेट रिड ऑफ दिस प्रेगनेंसी जस्ट गिव अस सम पिल्स। ऐसा नहीं करना है, कैन बी रियली वेरी डेंजरस। अगर पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अगर बाय चांस बाय मिस्टेक ऐसा हो भी गया है तो गो टू अ स्पेशलिस्ट, गो टू अ गायनिकोलॉजिस्ट। जो ओवर द काउंटर अवेलेबल ड्रग्स हैं, डोंट यूज योरसेल्फ, किसी नॉन मेडिकल पर्सन की सलाह से डोंट टेक दीज पिल्स, दे कैन बी वेरी डेंजरस। इससे आपकी लाइफ पे भी बन सकती है। क्या पता प्रेगनेंसी बच्चेदानी की जगह ट्यूब में हो, तो आपने वो दवाइयाँ खा ली तो वो ट्यूब फट जाएगी अंदर और उसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हमने देखा है पेशेंट्स आते हैं हीमोग्लोबिन 2 कुछ करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इट कैन बी रियली वेरी डेंजरस। तो ओवर द काउंटर कहीं पे भी केमिस्ट के पास जाके जस्ट गेट रिड ऑफ जो भी प्रेगनेंसी है या व्हाटएवर, आप अपने उसके रिस्क पे आप नहीं लीजिए ये मेडिकेशन। इससे और भी रिस्क हो सकती है। हो सकता है कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, ओवरीज में इन्फेक्शन हो कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो जाए। हो सकता है ट्यूब्स निकालनी पड़े, हो सकता है कभी कभी बच्चेदानी निकालने की नौबत आ जाती है। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इतना लाइटली नहीं लेना है कि हमने 2 गोलियाँ खा ली और हो जाएगा। इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बच्चेदानी फट सकती है। तो प्लीज़ डोंट टेक दीज ओवर द काउंटर अवेलेबल ड्रग्स। बहुत रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ आई डोंट नो मिल भी जाती है इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ईजिली। और प्लीज़ डोंट टेक दिस टैब्लेट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है प्रियंका मैम ने। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि माहवारी बड़ी नॉर्मल चीज़ है ना? आप लोगों की एज में एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हर महीने आएगी, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको करने में हमें कोई तकलीफ हो सकती है। तो जहाँ तक एक तो ओवर द काउंटर एंटी पिल्स की बात की, वही मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि भी हमें स्पोर्ट्स खेलने जाना है, फलाने टूर्नामेंट में जाना है, कज़न ब्रदर की शादी है ना, ये वैसे फैशन शो में जाना है, तो प्लीज़ कोई भी दवाई लेके अपने पीरियड्स पोस्टपोन नहीं करें। ये आपकी जान के लिए काफ़ी खतरे वाली बात हो सकती है। आगे क्या प्रॉब्लम होगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्या कभी फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो पाएगी या नहीं, ये केवल अगर ज़रूरी भी हो तो केवल डॉक्टरी सलाह से, नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। इन सब बीमारियों के बाद बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही डॉक्टर्स ने कहा कि काफ़ी हद तक जो चीज़ें हम लोग केवल अपने खान पान में बदलाव से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं हमारे डाइटिशियन से, डॉक्टर नमिता से। तो मैम मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि इस एज में नॉर्मल डाइट क्या होती है लड़कियों की? छोटी छोटी लड़कियां हैं 18 से 20 साल की, तो व्हाट वुड बी अ बैलेंस्ड नॉर्मल डाइट? क्या कोई ऐसे डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि पीसीओडी में मददगार हो सकते हैं? और कितना जंक फूड हमको खाना चाहिए? क्योंकि देखिए हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि आप ज़िंदगी में कभी भी समोसे कचौरी जो चीज़ हिंदुस्तानी खाना ही है वो नहीं खाई, ये तो संभव नहीं है। ये तो शायद मेरे लिए भी नहीं है। जो मैडम खुद अपने को अपने अभी सारी जानकारी देगी, ज्ञान बांटेगी, शायद वो भी कभी ना कभी तो खा ही लेती होंगी। तो क्या कभी ना कभी खा सकते हैं? और ज़रूरी क्या है कि नहीं खाना या कैलोरीज को खा के पचाना? थोड़ा सा इन सब के बारे में आप जानकारी दे दीजिए। थैंक यू मैम। नमस्कार। जिस हिसाब से मैं यहाँ देख रही हूँ, ज़्यादातर बच्चियाँ अंडरवेट बीएमआई कैटेगरी की मुझे लग रही है, साथ में एनीमिक भी दिख रही है। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी डाइट में, जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो माहवारी भी हो रही होती है, तो हमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, इन सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा जो डाइट होता है उसमें हमें इन सब के फूड सोर्सेज इंक्लूड करने चाहिए। जैसे कि आप अपने जो रोटी बनाते हैं तो उसमें सभी तरह के अनाज आप मिक्स कीजिए। मिलेट्स का नाम आपने सुना होगा, अपनी इंडियन गवर्नमेंट 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर की तरह सेलिब्रेट कर रही थी। तो उसमें सभी तरह के अनाज जैसे रागी है, गेहूँ है, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, इस तरह के अनाज आप अपने डाइट में शामिल कीजिए इन फॉर्म ऑफ चपाती और टिक्की। और जैसे मटरी भी बनाते हैं तो मल्टीग्रेन आप उनको यूज़ कीजिए, तो उसमें कैल्शियम और आयरन अच्छी मात्रा में हमें मिलता है। इसके अलावा कम से कम 2 कटोरी दाल हमें डेली खानी चाहिए, जो मुझे पता है प्रैक्टिकली 99% लोग नहीं खाते।
केवल वो ही खाते होंगे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, अदरवाइज जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो नहीं कंज्यूम करती। तो जरूरी नहीं है दोनों टाइम आप दाल खाएं। अगर दाल नहीं बनती घर में कोई बात नहीं है, आप उसकी जगह भुने चने खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स की फॉर्म में खा सकते हैं, आप बेसन आटे में बेसन ऐड करके चपाती बना सकते हैं, तो वो हमारा उससे भी प्रोटीन आ सकता है। फिर इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो सब्जियां हम खा रहे हैं, तो पालक की सब्जी को देख के मुंह ना बनाए, ये बहुत अच्छी है हमारे लिए। मेथी के पराठे आप खाइए, और जितने भी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, टमाटर है, गाजर है, इस तरह की सब्जियां हम खाएं। कमल ककड़ी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होती है। जितने भी मूली के पत्ते, अरबी के पत्ते, फूल गोभी के पत्ते, इस तरह की जो सब्जियां हैं ना हमारे लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही जीवनदायिनी आप कह सकते हैं। फिर फ्रूट्स में सब तरह के डेली एक फ्रूट खाना है, कोई सा भी आप फ्रूट खाएं, सीजनल फ्रूट खाएं, लेकिन डेली खाना है। अमरूद मैं सबसे अच्छा फ्रूट रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि फाइबर के साथ इसमें कैल्शियम और आयरन, विटामिन सी भी होता है, लेकिन वो हर सीजन में अवेलेबल नहीं होता। तो अभी हमारे इस सीजन में जैसे एप्पल, अनार और बनाना ज़्यादा अवेलेबल है, आप वो भी खा सकते हैं। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, स्पेशली किशमिश। जैसे मैम ने पीसीओडी का क्वेश्चन पूछा, तो पीसीओडी की जो डाइट होती है, उसकी जो डाइट है वो उसके सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। जो पीसीओडी में जनरली सिम्टम होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस या वेट गेन, ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। उस केस में हमें लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए, जिसमें हमें अधिक फाइबर युक्त चीजें लेनी चाहिए, जो साबुत मोटा अनाज है, छिलके वाली दालें हैं, कच्चे फल और सब्जियां हैं। मतलब अपनी जो फूड प्लेट है, पूरे दिन की जो फूड प्लेट है वो आधी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लो कैलोरी में अपने बेवरेजेस आ गए, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और ग्रीन टी, लेमन टी, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। कॉफी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ। चाय तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है अपन लोगों को, क्योंकि एनीमिया तो हम लोगों में है, ये हमें मानना पड़ेगा, और उसको सुधारने के लिए हमें बहुत कॉन्शियसली एफर्ट्स करने की नीड है। एनीमिया को दूर करने के लिए मैं आपको सिंपल चीजें आपको बताती हूँ। जैसे नींबू पानी हम बना सकते हैं, उसमें आप चीनी की जगह गुड़ डाल दीजिए, तो उसका गन्ने के जूस जैसा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगता है, अनीमिया में आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा, जितने भी आयरन की चीजें हम खाते हैं उसके साथ विटामिन सी होना जरूरी है, उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं। नॉन वेजिटेरियन में आयरन के सोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन डाइट में जो दालें हैं, साबुत दालें और हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, और ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे किशमिश, मुनक्के, अंजीर और काले तिल, ये स्पेशली रिच होते हैं आयरन में। गुड़ भी शामिल कीजिए अपने डाइट में। चीनी को तो टोटली अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि चीनी से हमें एनर्जी मिलती है, नो डाउट, लेकिन गुड़ से हमें एनर्जी के साथ आयरन भी मिलता है, ठीक है। तो वो एक अच्छा सोर्स है टू गेट एनर्जी, तो हम कॉन्शियसली खाएं। ऐसा नहीं है कि जैसे समोसा, कचौरी, सब पूरी, कचौरी और ये इस तरह के पकौड़े वगैरह आप बिल्कुल नहीं खा सकते। पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स, इस तरह की जैसे मैदे से बनी हुई चीजें हमें कम खानी चाहिए, लेकिन अगर कभी कभी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी रूटीन डाइट है ना, वो हेल्दी होनी चाहिए। रूटीन डाइट आपने महीने में एक बार आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अंडर वेट हो, जैसे अभी अंशिम मैम ने भी बोला था कि वेट लॉस करने के लिए ही एक्सरसाइज नहीं होती, अपनी लीन बॉडी मास मेंटेन करने के लिए भी एक्सरसाइज करने की नीड होती है। अगर आप अंडर वेट हो तो भी आपको एक्सरसाइज करने की, मसल स्ट्रेंथनिंग, आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आप एरोबिक्स, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीओडी के सिम्टम्स में और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक्ने है, फेस पे हेयर ग्रोथ हो रही है, तो उस केस में हमें एंटीऑक्सीडेंट की चीजें ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? जितने भी इस तरह की चीजें हैं, जैसे जितने भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सारे, और ग्रीन टी, लेमन टी, तुलसी, अदरक है, गार्लिक है ना, हल्दी है, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। साथ ही साथ अगर आप बेवरेजेस ज्यादा लीजिए, लिक्विड्स का सेवन ज्यादा कीजिए। फिर साथ में एक सिम्टम ये भी होता है पीसीओडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग में हमें आयरन रिच फूड सोर्सेज का सेवन करना चाहिए, जो मैं अभी बता चुकी हूँ।
इसी संदर्भ में मैं आपसे ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे सुबह हेल्थ चेकअप कैंप हुआ है, तो आप में से किसका हीमोग्लोबिन 14 प्लस निकला है? कोई है जिसका 14 प्लस हीमोग्लोबिन है? हाथ खड़ा कर दीजिए, क्योंकि रोटरी क्लब की तरफ से मोनिका मैम उनको प्राइज देंगे। थैंक यू मैम। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आपने कहा कि कभी कभी तो हम लोग समोसे, कचौरी और गोलगप्पे खा सकते हैं, क्योंकि मुझे तो एग्जाइटी होने लगी थी कि अगर ये बोल देंगे कि बिल्कुल नहीं खाना, तो वो बेचारे गली वाले गोलगप्पे वाले अंकल का क्या होगा या भैया का क्या होगा। और जैसे अंजुम मैम ने कहा था कि यही सोच के कि अरे गोलगप्पे नहीं खाने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं कुछ एग्जाइटी होने लगती है। तो अब बात करते हैं अपन एग्जाइटी और स्ट्रेस की। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर गार्गी हमको बताएं कि क्या ऐसी कुछ एक मेंटल हेल्थ इश्यूज है जो स्पेसिफिकली फीमेल्स को होती है। और दूसरी चीज़ मैम, यहाँ पे फैकल्टी भी है, तो अक्सर वर्किंग वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि भाई काम पे तो जा रही है, लेकिन ध्यान रखना सुबह परिवार के लिए नाश्ता लगा के जाना, सबका टिफिन तैयार करके जाना, और कोई गेस्ट आ जाए तो उनके लिए पराठे भी सेक के चले जाना। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक वर्किंग लेडी वर्क और लाइफ में बैलेंस बना सके, और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि हम लोग अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और मेडिटेशन का क्या रोल होगा अपनी लाइफ? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे खिलखिलाते हुए चेहरे आज हमारे साथ बैठे हैं और बहुत उत्सुक हैं कि अपनी हेल्थ के बारे में जानें। मेरा नाम डॉक्टर गार्गी है एंड मैं एज अ प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और जब हम स्वस्थ तन की बात करते हैं तो उसी के साथ साथ स्वस्थ मन की भी बात करनी चाहिए। मन से हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। हमने फिजिकल हेल्थ की बहुत डिटेल में बात करी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ चीज़ें आपको आज बता के जाऊँगी। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वी आर रेफरिंग टू जैसे हमारे मन में क्या चल रहा है या हमारे माइंड में क्या चल रहा है। कई बार आपने जैसे आज यहाँ पे भी मेंशन हुआ है, हमने कई कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, या स्ट्रेस हो गया, या कई लोग बोलते हैं मुझे ओसीडी की बीमारी है। ये सारी ही ऐसे कई प्रकार के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बट ये तीन कुछ बहुत ही कॉमनली लड़कियों में या लड़कों में पाई जाती हैं। अब जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे वो दुखी बैठा है या वो दुखी बैठी है तो कहीं उसको डिप्रेशन होगा, बट दैट्स नॉट एक्चुअली डिप्रेशन। डिप्रेशन के अपने खुद के कुछ लक्षण होते हैं, खुद के कुछ टाइम होता है जिसके बाद ही हम कहते हैं कि एक किसी भी इंसान में डिप्रेशन पाया जा रहा है। एक बहुत ही सिंपल, अगर आपको अगर कोई है जो आपके घर में है या आसपास है जो कि आपको लग रहा है कि बहुत दुखी है, तो देखिए 3 कारण आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन के। सबसे पहले, क्या उस इंसान का जो मन है, जो मूड है, वो बहुत लगातार उदास बना हुआ है? क्या जिन कामों में उसका मन पहले लगता था या जो काम बहुत ही खुशी से करता था, अब उसमें उसका मन नहीं लग रहा? या फिर लास्टली, अगर उसमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, अगर वो ज़रा सा भी कुछ काम करता है, तो हमारे लिए ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी की मदद तो कर सकें। अगर हमें ये 3 सिम्टम्स किसी भी इंसान में 2 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यूसली दिखाई देते हैं, तो हमें उस इंसान को ज़रूर सलाह देनी चाहिए कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट या फिर किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और अपना इलाज के लिए बातचीत शुरू करें। तो ये कुछ कारण हैं, बट इसी के साथ साथ हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हम इन सारी ही प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट क्या होता है? आपके ही पास में जो लोग बैठे हैं, हम हो गए, आपकी पेरेंट्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, या फिर आपकी टीचर्स फॉर दैट मैटर, या आपके खुद के दोस्त, ये लोग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्योंकि आज अगर मेरे मन में कोई बात है और मैं किसी से नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। बट अगर कोई है जो मेरे लिए है और वो मैं जानती हूँ कि उस तक अगर मैं बात अपनी कहूँगी तो वो अपने तक रखेगा और कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी सलाह ही देगा, तो हमें ज़रूर उनके पास जाना चाहिए और हमें सोशल सपोर्ट और ज़्यादा सीखना चाहिए। अब इसी के साथ साथ होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। कई बार बहुत कॉमन है कि एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस हो गया, किसी का कोई इंटरव्यू है उससे पहले स्ट्रेस हो गया, या वाइवा एग्ज़ाम जो होता है आपका उससे पहले। तो बहुत ही बार हम देखते हैं कि बच्चों में घबराहट बहुत होती है कि हाथ शिवर करने लगेंगे, मन की धड़कन तेज हो जाएगी, या फिर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि एक जगह बैठ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उठ नहीं पाएंगे। इस तरीके के लक्षण भी एंग्जाइटी में देखे जाते हैं।
इसके लिए आपको अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करना आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जैसे हम नॉर्मली जहाँ हम बैठे अभी के हर जगह तो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट एकदम से नहीं आएगा आपके लिए, बट आप अवेयर हो सकते हैं कि उस चीज़ को हम उस टाइम पे कैसे मैनेज करें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जगह बैठे हैं तो आप अपनी ब्रीदिंग को, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो आप अपनी ब्रीदिंग को एक स्थिर पोजीशन पे ला सकते हैं। कैसे? आप 8 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक नॉर्मल पेस में, तब भी आपको लगेगा कि आपके जो बॉडी फंक्शंस है जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे वो कहीं ना कहीं एक स्थिर स्थिति पे आते जा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि लाइफस्टाइल चॉइसेस, हमारे के अंदर जो स्ट्रेस और ये सारे कारण होते हैं ये कई बार इसलिए होते हैं क्योंकि कई बार रिलेशनशिप इशू होता है या फिर घर परिवार में कहीं कोई लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, उस वजह से भी स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो सकता है। तो कोशिश करें कि खुद खुश रहें और अपने आसपास वालों को भी खुशी प्रदान करें, क्योंकि सिर्फ हमारा खुश रहना ज़रूरी नहीं है ना, हमारे आसपास वाले भी खुश हैं, वो भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं आपका खुद का लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तनाव होता है और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या पार्क में सिर्फ वॉक करते हैं या फिर कुछ भी इस प्रकार का करते हैं तो हमारे अंदर से जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ गई है, कई समय से वो रिलीज़ हो जाती है। अब लास्टली क्योंकि यहाँ पे फैकल्टीज़ भी हैं और यहाँ पे बच्चे भी हैं, मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ और लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा जगल करते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि घर पे हमारी सर्विस ज़्यादा है, फिर प्रोफेशन से भी एकदम घर पे बैठे हैं तो कॉल आ गया कि नहीं कॉलेज आना है, यहाँ पे आपकी मीटिंग है, आप यहाँ टाइम से क्यों नहीं पहुँचे। तो कई बार ये सारी चीज़ें जब कई समय तक आपके साथ होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है मेंटली। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रायोरिटाइज करें। लाइफ में प्रायोरिटी बनानी बहुत ज़रूरी है कि किसी समय पे कौन सा काम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आज आपकी ज़रूरत आपके घर पर है तो आपको वहाँ पर रहना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आज इस समय इस चीज़ को या इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पहली बात से ही कि आप कितना समय कहाँ पर लगाते हैं। अगर आपका ऑफिस टाइम एक फिक्स्ड है कि आपको 9 बजे से या कॉलेज टाइम फिक्स है 9 बजे से 4 बजे तक यू हैव टू बी इन कॉलेज, देन यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्टिक, क्योंकि यार 9 बजे से 4 बजे तक मेरा कॉलेज या ऑफिस का टाइम है और 4 बजे के बाद जो टाइम है वो मेरे घर वालों के लिए है या मेरे दोस्तों के लिए है, तो मुझे उसमें ऑफिस की कोई बात नहीं करनी है। ऑफिस कोशिश करनी है कि ऑफिस का कोई भी काम या कॉलेज का कोई भी काम उस दौरान मेरे साथ ना आए, क्योंकि आपके जितने, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, जितना इम्पोर्टेंट एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स होते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट उस टीचर के लिए उसके खुद के बच्चे, उसका खुद का परिवार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मैं सरल भाषा में समझाती हूँ। जैसे कि कई बार हमारे सामने कुछ स्थितियाँ आ जाती हैं जिसमें हमारा मन करता है कि हम ना बोल दें, हमारा लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी का प्रेशर, बिकॉज किसी टीचर ने या किसी बड़े इंसान ने हमसे कोई रिक्वेस्ट करी है तो हम उस टाइम पे मना नहीं कर पाते। नोइंगली हमें पता होता है कि अगर हम अभी यहाँ पे टाइम लगाएंगे तो हमारा आगे कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अब इसके लिए एक सरल भाषा में, एक सॉफ्टली आपको मना करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी इंसान को कैसे मना कर रहे हो कि देखिए आज मेरे पास इतना ही टाइम है, आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मैं कल डेफिनेटली ये काम आपके लिए कर दूँगी। तो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना, उस चीज़ को असर्टिवली मना करना भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। लास्टली जब हम इन जनरल बात करते हैं मेंटल वेलबींग की, मेंटल वेलबींग में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम फिट हैं और मैं खुश हूँ, क्योंकि अगर आपके पार्टनर या आपके परिवार वाले या आपके दोस्त कोई भी दुखी है तब आप कहीं ना कहीं इवेंचुअली एक पॉइंट पे जाकर दुखी हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमसे जुड़ी हुई नहीं होती, हमारी ज़िंदगी हमारी रिश्तों की ग्रोथ से जुड़ती है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स फॉर एवरीबडी अराउंड यू। एंड अगर आपको कोई भी आपके दोस्त या परिवार में ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी और टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे हमारे पास बहुत फैकल्टीज़ हैं, डिपार्टमेंट है साइकेट्री का, क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच।
Once again, I would like to thank Rotary Club for arranging the health camp and this Swasthya Charcha. I would like to thank the college, the